हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर विवेक शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम रेस्पिरेशन के अंतर्गत एमंडन मेयरहोफ पेरनास पाथवे के बारे में बात करेंगे। समरी ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन। अगर हम प्लांट रेस्पिरेशन के पादप श्वसन के सारांश की बात करें तो ग्लूकोज मोस्ट कॉमनली साइटेड सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, यानी बहुत ही साधारणतः यूज प्रयुक्त होने वाला क्रियाधार है श्वसन के लिए। और केमिकल स्टैंड पॉइंट से अगर बात करें तो पादप श्वसन जो है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इट इज ए ऑक्सीडेशन ऑफ 12 कार्बन मॉलिक्यूल सुक्रोज दैट इज डाइसैकराइड्स। अगर हम डाइसैकराइड की सुक्रोज की बात करें तो जो कि 12 कार्बन मॉलिक्यूल है और उसका ऑक्सीडेशन होता है और 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होते हैं। और इस प्रकार से अगर हम इसमें इक्वेशन में आप देख रहे हो C12H22O11 प्लस 12O2, यानी इसमें सुक्रोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, और 12 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 11 मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म होते हैं। और देखा जाए तो ये जो श्वसन है यानी जो रेस्पिरेशन है ये फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रोसेस है, और ये दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है कपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के, यानी रिडॉक्स रिएक्शन के समूहों को, जिसमें कि सुक्रोज जो है वो पूर्णतः कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 के अंदर, जबकि ऑक्सीजन जो है वो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करती है और रिड्यूस होकर के जल बनाती है। ऑक्सीडेशन शुगर का जो ऑक्सीडेशन है वो सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है, यानी अभिक्रियाओं का क्रमशः अनुक्रम है। और इसमें देखें तो इस रिएक्शंस को हम 4 मेजर प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है साइट्रिक एसिड साइकिल, और तीसरा है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, और चौथा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इन्वॉल्व करती है सीरीज ऑफ रिएक्शंस को, जो कि साइटोसोल में सॉल्यूबल एंजाइम्स हैं उनके द्वारा, और यानी कह सकते हैं हम इसको कोशिका द्रव में उपस्थित घुलनशील विकरों के समूह द्वारा संपन्न अभिक्रियाओं के अनुक्रम द्वारा होता है ये। और इसका अगर एग्जांपल ले हैं, जैसे सुक्रोज को ले रहे हैं तो सुक्रोज जो है वो पार्टली ऑक्सीडाइज होकर के 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट यानी हेक्सोस फॉस्फेट और 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट यानी ट्रायस फॉस्फेट बनाता है, और जो कि एक ऑर्निक एसिड पायरेट का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ATP के रूप में तथा और रिड्यूसिंग पावर NADH जो कि एक रिड्यूस प्रिडीन न्यूक्लियोटाइड है का निर्माण करते हैं। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है एक अल्टरनेटिव रूट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, और जो कि शुगर के ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल होता है प्लांट सेल्स के अंदर, यानी एक वैकल्पिक मार्ग है, और ये भी साइटोसोल में यानी कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। इसमें 6 कार्बन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये इनिशियली ऑक्सीडाइज होकर के 5 कार्बन रेबुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, और द कार्बन जो है इसमें वो लॉस्ट हो जाता है CO2 के रूप में, और जो रिड्यूसिंग पावर है वो संचित हो जाती है, कंजर्व्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH के उसके रूप में वो कंजर्व हो जाती है। और इसमें जो साइट्रिक एसिड साइकिल है यानी क्रैब साइकिल है, उसमें पायरेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कंप्लीटली, पूर्णतः ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बनाता है, और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग पावर बनती है, इसमें एक मात्रा में रिड्यूसिंग पावर का निर्माण होता है, जैसे जो कि NADH और FADH2 है पर सुक्रोज इसके मॉलिक्यूल के ऊपर, और ये इसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है जो कि ATP के रूप में संचित हो जाती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अंदर ऑक्सीकृत फास्फीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं अलोंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ ये ट्रांसफर होते हैं, और ये जो है
बनता है, कंस्टिट्यूट होता है बाय द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर के साइड, दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड स्थित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा ये निर्मित होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं NADH से, जो कि बनता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और साइट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा, और ये ऑक्सीजन को इसमें ट्रांसफर होता है। और इसी तरह से ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लार्ज, इस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसमें लार्ज मात्रा अमाउंट में, यानी अधिक मात्रा में फ्री एनर्जी निकलती है, जो कि एटीपी के रूप में, एटीपी के सिंथेसिस में, संश्लेषण में काम में आती है, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर के। और इसके लिए एंजाइम जो है एटीपी सिंथेटेज प्रयुक्त होता है, उसकी उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। और एकत्रित रूप से देखें, कलेक्टिवली देखें तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और जो एटीपी सिंथेसिस है, एटीपी का संश्लेषण है, उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब अगर हम एमंडन-मेयरहोफ पेरनास पाथवे की बात करें, इसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। और एमंडन-मेयरहोफ पेरनास जो है वो तीनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर बना है, और इन्होंने इसकी खोज की थी। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका ग्लाइकोस, जिसका मतलब शुगर होता है, स्वीट होता है, और लाइसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन, यानी स्प्लिटिंग, उसका ब्रेकडाउन। ये देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का एक सेंट्रल पाथवे है, यानी केंद्रीय मार्ग है ग्लूकोज अपचय का। और इसमें देखा जाए तो ये सीक्वेंस है 10 एंजाइम्स का, एंजाइम्स के द्वारा कैटलाइज रिएक्शंस का, जो कि ग्लूकोज को पायरेट में बदल देते हैं, और साथ साइमल्टेनियसली एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है, प्रोडक्शन होता है। और ये देखा जाए तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट में, यानी सॉल्युबल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद 3 इंपॉर्टेंट रूट्स लिए जाते हैं पायरेट्स के द्वारा। डिपेंड करता है ये जीव के ऊपर और उपापचयी अवस्था के ऊपर, यानी मेटाबॉलिक कंडीशन के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ये पायरेट जो है वो 3 डिफरेंट रूट्स में चला। जैसा कि आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरेट का निर्माण होता है, और जो आगे का फेट है पायरेट का वो ऑर्गेनिजम्स और मेटाबॉलिक कंडीशंस पे निर्भर करता है। जैसा ये 3 इसके फेट्स हो सकते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फेट्स हैं, यानी नियति, ग्लूकोज की नियति 3 प्रकार से हो सकती है। पहला है, अगर एरोबिक कंडीशंस हैं, यानी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो पायरेट जो बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएगा, और वहां पर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के एसिटाइल ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस से निर्मित होता है। इसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कंप्लीटली ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत। और इसमें ऑक्सीजन जो है भाग लेता है, ऑक्सीजन की मदद से ये होता है। और इसी तरह से देखा जाए तो वायु पादप तथा जंतु कोशिकाओं में ये पाथवे या ये मार्ग पाया जाता है। और दूसरा जो इसका मार्ग है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अपर्याप्त है, यानी इनसफिशिएंट है, जैसा कि विग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स के अंदर दिखा जाता है, तेजी से संकुचित होने वाली के कंकाल मांसपेशियों में ये पाया जाता है। जो पायरेट है वो रिड्यूस होकर के लैक्टेट का निर्माण करता है, और इस प्रोसेस को हम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इस प्रकार से जो लैक्टेट बनता है ग्लूकोज से एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अवायवीय सूक्ष्म जीवों के अंदर, और इस ये जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा होता है। इसी प्रकार से जो तीसरा है वो तीसरा जो पाथ है, तीसरा जो मार्ग है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे ब्रूअर्स ईस्ट के अंदर, किण्वन वाली ईस्ट में पाया जाता है। और ये जो पायरेट बनता है ग्लूकोज के ट्रांसफॉर्मेशन से, ये एनारोबिकली इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। नाउ इस चार्ट में आप देख रहे हैं पूरी ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप्स बता रखी हैं,
पांच ऊपर की जो स्टेप्स हैं वो फर्स्ट फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, और लास्ट की जो पांच स्टेप्स हैं वो इसमें पे ऑफ फेज है। हम इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस को दो फेजेस में बांट सकते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 10 एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस हैं, 10 एंजाइम्स के द्वारा कैटलाइज सीक्वेंशियल यानी क्रमोत्तर क्रियाओं के द्वारा ये होता है, और इसको हम दो फेजेस में बांट सकते हैं। पहला फेज जो है वो प्रिपरेटरी फेज इसको कहा जाता है, यानी प्रारंभिक अवस्था है, और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, 5 चरण होते हैं, और इनके अंदर, इन रिएक्शंस के अंदर, अभिक्रियाओं के अंदर ग्लूकोज जो है वो एंजाइमेटिकली फॉस्फोरिलेटेड होता है एटीपी के अंदर, और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि बाद में स्प्लिट हो जाता है, विखंडित हो जाता है दो मोलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। और ये जो फेज है इसमें दो एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है, यूज होती हैं दो एटीपी, और एक्टिवेट करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्राइम करने के लिए, और इस प्रकार से जो क्लीवेज करके तीन कार्बन पीसेस का निर्माण करती है। नाउ फेज सेकंड के अंदर, जिसको हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं, भुगतान वाला चरण भी कहते हैं, और इसमें ये लास्ट के 5 रिएक्शंस के द्वारा में निर्मित होता है, और इसमें जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है, विमुक्त होती है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट, यानी 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल पायरेट का निर्माण होता है। उस समय एनर्जी इसमें निकलती है, और जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाती है कपल्ड फॉस्फोरिलेशन के द्वारा 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो कि एडीपी से बनते हैं। नाउ हालांकि 4 मॉलिक्यूल एटीपी सेकेंड फेज में बनते हैं, परंतु नेट ओवरऑल यील्ड जो है वो 2 एटीपी ही होती है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो एटीपी हैं वो फेज फर्स्ट के अंदर प्रयुक्त हो गए हैं, और इस प्रकार से जो फेज सेकेंड है वो एनर्जी कंजर्विंग फेज कहलाता है। नाउ स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अगर हम रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शन स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, तो स्टेप पहली जो है वो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉस्फीकरण। ये प्रथम स्टेप है। इसमें ग्लूकोज जो है वो एक्टिवेटेड होता है या प्राइम होता है बाय फॉस्फोरिलेशन यूजिंग एटीपी एज ए फॉस्फेट डोनर, यानी फॉस्फोरिलेशन के द्वारा ये एक्टिवेट होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जो एटीपी है वो फॉस्फेट डोनर के रूप में काम करता है, और इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। और ये जो रिएक्शन है ये कैटलाइज होता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज से, और इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें रिएक्शन ग्लूकोज प्लस एटीपी, हेक्सोकाइनेज, और मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है इसमें, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी प्लस हाइड्रोजन आयन इसमें बनते हैं। नाउ स्टेप जो सेकंड है वो है आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसका उत्क्रमणीय समावयवकरण यानी रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन होता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो रिवर्सली आइसोमराइज होकर के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है बाय एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। एंजाइम विकर फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। और स्टेप थर्ड जो है वो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें जो है ये सेकंड एक्टिवेशन या प्राइमिंग रिएक्शन है, उत्प्रेरण अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस की, और इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वो वापस फॉस्फोरिलेटेड होता है एटीपी के द्वारा, और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है, और इसमें दूसरा इंड्यूसिबल एलोस्टेटिक एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज प्रयुक्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी, मैग्नीशियम आयन इसमें प्रयुक्त हो रहा है, और ये जो है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट प्लस एडीपी प्लस HIN निर्माण कर रहा है। नाउ स्टेप फोर्थ की बात करें तो ये है क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट।
यानी फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का विखंडन। इसमें फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है उसका क्लीवेज होता है और ये 2-3 कार्बन ट्रायोस फॉस्फेट बनाता है। एक तो बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि एक एल्डोलेज है, और दूसरा बनाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि एक कीटोज है। और ये जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, ये कैटलाइज होता है फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलेज की प्रेजेंस में। इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज 1 रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलेज की उपस्थिति के अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन बनाता है, और ये दूसरा जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करता है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेप 5, वो आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, यानी समायवीकरण डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। और इसमें ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये रिवर्सिबली यानी उत्क्रमणीय रूप से कन्वर्टेड इनटू परिवर्तित हो जाती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और इसमें एंजाइम यूज होता है वो है ट्रायोस फॉस्फेट यानी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति के अंदर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। नाउ स्टेप 6 की बात करें तो ये जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, और ये इसका ग्लाइकोलाइसिस का ये फर्स्ट एनर्जी, दो जो एनर्जी कंजर्विंग रिएक्शंस है उसमें से पहला ये एनर्जी ऊर्जा संरक्षण अभिक्रिया है, और इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है, और एंजाइम इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 डिहाइड्रोजनेज है, और जो कि NAD डिपेंडेंट होता है। इसमें आप देख रहे हैं इक्वेशन के अंदर कि यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस NAD प्लस इनॉर्निक फॉस्फेट, और एंजाइम यहाँ पर है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसकी उपस्थिति में ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट प्लस NADH प्लस HIN का निर्माण कर रहा है। नाउ इसके बाद स्टेप 7 की बात करें तो स्टेप 7 है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड टू ADP। अब ये जो रिएक्शन है ये ATP जनरेशन रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पहला ATP जनरेशन रिएक्शन है, ATP उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और इसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 1,3 डाइफॉस्फेट के कार्बोक्सिल ग्रुप से ट्रांसफर होकर के ADP में जुड़ता है, और एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और इस प्रकार से ATP का निर्माण होता है और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ट्रायस फॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहे हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज पे 2 मॉलिक्यूल ट्रायस फॉस्फेट के बन रहे हैं, और इसमें 2 मॉलिक्यूल ATP का संश्लेषण हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, और इस स्टेज पे प्रत्येक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने पे 2 मॉलिक्यूल ATP बन रही है। इसमें इक्वेशन में आप देख रहे हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट प्लस ADP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की उपस्थिति के अंदर ये एंजाइम और मैग्नीशियम आयन इसमें आवश्यक हैं, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस ATP का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। नाउ ये इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए इन रिएक्शंस को चलाने के लिए वो आती है वो डिहाइड्रोजनेशन से, ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के, और इस केस के अंदर जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ये जो टर्म है ये डिस्टिंग्विश करती है फॉस्फोरिलेशन को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। इसके अंदर ATP का निर्माण होता है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2 से ऑक्सीजन के द्वारा, और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है कपल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है इसको हम रेस्पिरेटरी चेन फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। अब जो स्टेप 8 है, 8वें नंबर की जो स्टेप है वो है आइसोमराइजेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट का समायोगीकरण।
इसमें जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा, जो कि यानी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा, जो कि कैटलाइज होती है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं रिएक्शंस के अंदर 3-phosphoglycerate is reversibly isomerized to 2-phosphoglycerate. Here the enzyme is phosphoglycerate mutase enzyme. यहाँ पे जो एंजाइम है, जो विकर है, वो phosphoglycerate mutase है और उसकी उपस्थिति के अंदर ये आप देख रहे हैं। नाउ स्टेप 9, डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनना है उसका डिहाइड्रेशन, और ये यहाँ पर ये सेकंड रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, जहां पर की एनर्जी जो है हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड निकलता है, फॉस्फोइनोल पायरेट बनता है, और एंजाइम है यहाँ पर एनोलेज की उपस्थिति के अंदर, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एक हाई एनर्जी कंपाउंड का निर्माण हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरेट का। आप इसमें देखिए 2-फॉस्फोग्लिसरेट gives rise to phosphoenol pyrite plus water in the presence of enzyme enolase or magnesium and manganese ion. Now इसको अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टेप 10 की अगर हम बात करें, द स्टेप 10 इज ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरेट टू एडीपी। अब फॉस्फेट का फॉस्फोइनोल पायरेट से एडीपी में जो स्थानांतरण है वो इस स्टेप में होता है, और ये सेकेंड एटीपी जनरेटिंग रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। यानी यहाँ पर वापस एनर्जी का उत्पन्न हो रही है एटीपी के रूप में, कैप्चर हो रही है, और इसमें फॉस्फोइनोल पायरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरेट के अंदर एक इंड्यूसिबल एलोस्ट्रिक यानी अपर स्थलीय एंजाइम पायरुवेट काइनेज के द्वारा। और ये जो एंजाइम पायरुवेट काइनेज है ये उत्प्रेरित करता है, कैटलाइज करता है फॉस्फोरिल ग्रुप का को फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरेट से ट्रांसफर होने के लिए, स्थानांतरण के लिए एडीपी में, और इस तरह से एटीपी का निर्माण होता है। इसमें देख रहे हैं आप फॉस्फोइनोल पायरेट प्लस एडीपी, और एंजाइम यहाँ पर पायरुवेट काइनेज है, और मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन की उपस्थिति चाहिए आवश्यक होती है, और पायरेट और एटीपी का निर्माण हो रहा है। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरेट का पायरेट के अंदर, ये दूसरा एग्जांपल है, दूसरा उदाहरण है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, यानी क्रियाधर स्तर फॉस्फीकरण का ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। नाउ अब हम बात करेंगे स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, यानी ओवरऑल बैलेंस शीट हम देखें तो अगर हम दिमाग में ये रखते हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यानी प्रत्येक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल उत्पन्न करता है। तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से है, ग्लूकोज प्लस 2 एटीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 NAD प्लस 2 HNs, और ये बनाते हैं 2 पायरेट मॉलिक्यूल प्लस 2 H आयंस तथा 4 ATP और 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 NADH प्लस NADH2 प्लस 2 ADP। और अगर हम इसमें से कॉमन आइटम हटा दें तो इक्वेशन इस प्रकार से बनती है, ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 ATP और 2 NAD ये जन्म देते हैं, निर्माण करते हैं 2 पायरेट मॉलिक्यूल का, 2 ATP का और 2 NADH2 का, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये देखा जाए तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 3 चीजें सहकालिक होती हैं, साइमल्टेनियस होती हैं। पहला है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू पायरेट, जो ग्लूकोज है वो पायरेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और NAD रिड्यूस होकर के NADH बनाता है, और तीसरा जो है ADP जो है फॉस्फोरिलेटेड होकर ATP का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम अगर देखें तो इसकी अगर हम एनर्जी शील्ड की बात, एनर्जी यील्ड की बात करें या एनर्जी रिलेशनशिप की बात करें, ऊर्जा संबंध की बात करें, तो इसमें net 2 molecules of ATP are generated in glycolysis
बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 आर आल्सो प्रोड्यूस, यानी 2 मॉलिक्यूल उसमें ATP के बन रहे हैं, परंतु 2 मॉलिक्यूल NADH2 के और भी बन रहे हैं, और प्रत्येक जो NADH2 का जो मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल ATP को प्रदान करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बन रहे हैं, यानी 6 मॉलिक्यूल ATP के बन रहे हैं। और इसमें जो नीचे टेबल बनी हुई है उसमें समरी दी गई है, स्टेप बाय स्टेप जो ATP कंज्यूम हो रही है और बन रही है, और NADH2 का गेन हो रहा है इसकी। और इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो रिएक्शन है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनने का है, और इसमें एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। इसी प्रकार से सेकंड जो स्टेप है उसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन रहा है, और एक ATP मॉलिक्यूल और कंज्यूम हो रहा है। नाउ इन द थर्ड रिएक्शन जो कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण हो रहा है, ये इसमें गेन हो रहा है यहां पर ATP मॉलिक्यूल्स का 2 का। और इसी प्रकार से जो पांचवा रिएक्शन है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, और यहाँ पे भी गेन हो रहा है NADH2 का। 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बन रहे हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल 3 ATP का निर्माण करता है। इस प्रकार से टोटल देखा जाए कुल 6 ATP यहाँ बन रही हैं। और इसी प्रकार से जो 10वां रिएक्शन है फॉस्फोइनोल पायरेट से पायरेट का निर्माण है, यहाँ पर 2 ATP हमें मिल रही हैं। तो इस प्रकार से हम देखें टोटल गेन जो है ATP का वो 4 + 6 यानी 4 ATP, और जो 6 ATP जो है वो NADH2 से हमें मिली, तो टोटल 10 ATP हमें मिली। और 2 ATP हमारी प्रयुक्त हो रही हैं प्राइम रिएक्शंस के अंदर फेज 1 के अंदर। तो इस प्रकार से 10 - 2 = 8 ATP। तो ये पूरा एनर्जी इसका ऊर्जा संबंध है। धन्यवाद।